दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। जी सर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। हाँ विश्वजीत जी सर। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सर मैं ध्यान से। आचार रीत्या जो है 13 प्रकरण, व्यवहार 25, प्रायश्चित जो है वो 6 प्रकरण। अच्छा, और कोई और बताएंगे? 3 नंबर विश्वजीत ने जो बताया सही है, थर्ड है, सही है। ठीक है जी तो, हाँ थर्ड ऑप्शन, यानी ये किसका पार्ट है? ये तीनों किस ग्रंथ का विभाजन क्रम है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हाँ 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 विशाल, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग तो या जो कि स्मृति में जो है आपके जो है 3 अध्याय है, अध्यायों का जो क्रम याद रखिएगा, पहले कौन सा अध्याय है, ठीक है, प्रत्येक अध्याय में कितने प्रकरण है, ठीक है, साथ ही साथ जो है प्रकरणों की संख्या याद रखिएगा। और कम से कम व्यवहार अध्याय के जो 25 प्रकरण है, तो कम से कम 10-15 प्रकरण को क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, पूरे 25 नहीं भी याद करो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 10-15 तो क्रम के अनुसार याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला देखो, ये ख वाला, हाँ ख के विषय में बताइए, कौन बताएंगे, इसका भावार्थ क्या है? की स्मृति में कौन सा? ऑप्शंस डी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाँ यानी ये अध्याय क्या कहलाता है, कौन सा है? व्यवहार अध्याय। चलो लगता है आप लोग पढ़ के आए हैं आपको आज। चलो अगला देखो, मैच करके बताओ, कौन बताएगा कि किसके अनुसार व्यवहार पद की जो संख्या है कितनी है? सर मैं बताऊं? चलो विश्वजीत बताएंगे, और कोई बताना चाहेंगे? नेहा बताओ, मनु क्या मानते हैं, याज्ञवल्क्य क्या मानते हैं? नहीं पता मुझे। याज्ञवल्क्य का 20 जो ये इसमें दे रखा है ना, ये एकदम करेक्ट है। अच्छा दे रखा मनु हो, ने करेक्ट 18 है। माने और याज्ञवल्क्य ने 20 माने, कौटिल्य ने 16, नारद ने 18 और बृहस्पति ने 19। बिल्कुल सही क्रम दे रखा है सर। सही दे रखा है ना, कई बार जो है सही क्रम भी दे रखता है सामने से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि तीनों ग्रंथ आप लोग को पढ़ना ही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी संदर्भ में, ठीक है। बृहस्पति विषय में आपको कौटिल्य शास्त्र में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्यवहार अध्याय है उसमें व्यवहार पदों की जो संख्या है अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग है। याज्ञवल्क्य जो है 20 मानते हैं, जो मतलब यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ ना, बिल्कुल सही आंसर सबके सामने ही है। मनु जो 18 मानते हैं, याज्ञवल्क्य जो है 20 मानते हैं, कौटिल्य 16 मानते हैं, नारद जो है 18 मानते हैं और बृहस्पति जो है 19 मानते हैं, ठीक है। नारद और जो मनु है, ठीक है, दोनों सेम ही मानते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चा लोग, ये फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। ये आपको याज्ञवल्क्य स्मृति की भूमिका में भी मिल जाएगा, ठीक है। भूमिका में अगर किसी के पास गंगा सागर जी का लिखा हुआ कोई बुक होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चले आगे, हाँ चलो, समझ में आया ये चीजें? चलो आगे देखो, अगला देखो। चलो अरेंज करके दिखाओ, पहले कौन आएगा, कौन बताना चाहेंगे? चलो अरेंज करके बताओ। ये पहले साधारण आएगा, हाँ फिर असाधारण आएगा, फिर फर्स्ट वाला सही, मतलब त्रिंदान, उपनिधि, साक्षी। हाँ सबका यही विचार है या डी या ए, कौन सा वाला? आपका वही खुशबू, आपका क्या मानना है? फर्स्ट ही आएगा। चलो अच्छा है, ठीक है। ये किस अध्याय के विभाजन क्रम में आपने? व्यवहार अध्याय। सबसे पहले साधारण, असाधारण, ऋणदान, उपनिधि और साक्षी, ये जो है क्रम। इसके बाद भी और भी है, तो कम से कम 10-15 के आसपास तो जो याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। पढ़ रही है। क्या क्या कह रहे हैं बच्चा? आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं सर अभी ठीक है। नहीं सर अभी मुझे तो ठीक ये है, ब्रेक बोलना हो था कि जो आपने ये क्रम बताया इसमें साक्षी क्रम नहीं है मेरी वाली बुक में। नहीं है, सब इसलिए है मैं कंफ्यूज उसमें। हो गई। अच्छा नहीं सारे इसलिए मैं प्रकरण। दोबारा से इस पर हाँ भूमिका में देखोगे, भूमिका में देखोगे या फिर व्यवहार अध्याय का जो प्रकरण है, एक जगह इंडेक्स देखोगे तो उसमें एक साथ सारे हैं उसमें। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे। आप लोग को डिस्प्ले दिख रहा है? जी सर। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो कौन बताएंगे? क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो कौन बताना चाहेंगे? लास्ट वाला। लास्ट वाला? क्यों लास्ट वाला सही तो लग रहा है। गलत वो कैसे? नहीं है। वो नहीं तो इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? ये उपविध होगा बस। ये बारी बारी से हाँ क्या करो नया? अच्छा अपविद है, उपविद नाम का कोई नहीं होता है। और बच्चों का क्या विचार है आप लोग का? लास्ट वाला ही है। सही नहीं बोला है। सही बोला? लास्ट वाला। जी सर लास्ट वाला है। औरस पुत्र किसको कहते हैं? जो माता पिता। हाँ सगा होता है। सगा होता है। अच्छा ओके। और क्षेत्रज? तो सागोत्रेण या गोत्र, हाँ गोत्र। जो गोत्रवर्ग। गूढ़ज? गूढ़ज कौन होता है? जो परिवार में गुप्त रूप से होता है, प्रच्छन्न रूप है। प्रच्छन्न रूप से घर में ही जो उत्पन्न हो जाता है। ओके। और कानिन? कानिन भैया उसे कहते हैं जो विवाह से उत्पन्न होता है, विवाह से पूर्व उत्पन्न जो हो जाता है ना। हाँ कानिन का ये जो महाभारत में इसका उदाहरण है। महाभारत के उद्योग भर में कृष्ण जी ने कर्ण को पांडु का कालीन पुत्र कहा है। ये जो है उपवीद की जगह पे अपवीद था। अपवीद पुत्र किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अपवीद पुत्र? हाँ। सर जो पुत्र माता पिता के द्वारा त्यागा जाता है और फिर उसको उस पुत्र को कोई और स्वीकार करता है, उसको कहता है। तो सारे पुत्रों का लक्षण याद कर लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है डेफिनेशन का फॉर्म में भी। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा सारे पुत्र, और भी पुत्र विशेष हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए ये जो कोटेशन देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये कोटेशन याजवल्क्य की स्मृति का किस पार्ट का है, किस प्रकरण से संबंधित है, और इसका सामान्य परिचय भी बताना है। ये क्या है, क्या कहना चाहता है ये कोटेशन? मैं बताऊं? हाँ बताओ निकी। सर ये ना साक्षी प्रकरण से है कि जो साक्षी होता है, मतलब एक जिसको हम साक्षी मानते हैं, वो कैसा होना चाहिए। अच्छा साक्षी प्रकरण का नहीं, साक्षी प्रकरण का तो नहीं है। नहीं ये साधारण का है शायद। साधारण है। ओके हाँ, तो कुछ बताओ सामान्य परिचय, इसका क्या है, अर्थ क्या है? सेकंड ही, पहले या दूसरे ऐसे ही पे ही है। हाँ, याद नहीं है मुझे, पर इसमें तो शब्द क्या क्या है? श्रुत, अध्ययन, संपन्न, धर्मज्ञ, सत्यवादिना। शब्द को देखो, उसका अर्थ करने का कोशिश करो। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ उनका। सर इसमें सभासद की नियुक्ति के बारे में, मतलब सभासद कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। कि मतलब ये वेद और मीमांसा आदि पढ़े हों, धर्म जाने,
सच बोले, शत्रु और मित्र को बराबर माने, मतलब ऐसे सभासद की को नियुक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड मोनिका। निक्की, आपने कैसे सोचा कि साक्षी प्रकरण का है? क्या शब्द को देखा आपने ऐसा फिर आपको लगा? है निक्की? देखो बच्चा, ये जो है ना स्टार्टिंग के ही दूसरे कोटेशंस में मिल जाएगा कि किसी भी राजा के दरबारी या राजा में जो मंत्री परिषद जो बैठे लोग हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। श्रुतः यानी जो वेद इत्यादि का अध्ययन किया हो, अच्छे से धर्मज्ञ, धर्मशास्त्र से संबंधित चीजों को जानता हो, सत्यवादी ना, ठीक है, और वह सत्यवादी हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगला क्या है इसमें, रिपो मित्र च ये समावर, चाहे मित्र हो या फिर कोई शत्रु है, इन दोनों के बीच समान दंड का या समान व्यवहार करता हो, ठीक है। ऐसे लोगों को जो है किसी भी राजा को क्या करना चाहिए, अपने दरबार में ऐसे एज ए मंत्री परिषद या किसी पोस्ट पे, ठीक है, या सभा का पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। इस शुरुआत के ही साधारण वाले पार्ट में ही साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण में ही आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चा ये कोटेशंस? कोई समस्या? हाँ जी सर, सत्यवादी ना शब्द देखे ना तो मेरे को याद आया कि एक कोटेशन थी जिसमें कुलीन और भी कुछ लिखी हुई थी साक्षी के लिए कि साक्षी कैसा होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ सत्यवादी ना। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चा देखो, कभी भी क्वेश्चन ना आए ना तो क्वेश्चन को पहले समझोगे वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। शब्द विशेष क्या है, शब्द को देखो, उसे हिंदी करने की कोशिश करो। यदि भावार्थ समझ में आ जाएगा ना तो काफी हद तक उसके सही ऑप्शंस में भी जा सकते हो। तो कभी भी नेट जेआरएफ के एग्जाम या किसी भी एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको सबको अलग अलग कर लो, संधि विच्छेद कर लो, समास विग्रह कर लो, विभक्ति पहचान लो, ठीक है, कौन सी विभक्ति है नहीं है, तो इसलिए उसका हिंदी करने की कोशिश करो। और संस्कृत बिल्कुल हिंदी की तरह ही है, ठीक है। बिल्कुल आप हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे जो आप मौखिक रूप से प्रयोग भी करते हैं, ऐसा कोई शब्द यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जिसे आप लोग बिल्कुल हिंदी में प्रयोग नहीं करते होंगे, कहीं ना कहीं उसका अर्थ आप जानते ही हैं। उन सभी को जो है एक वाक्य विन्यास के तौर पर इसको अरेंज कर लीजिए, फिर देखिए क्या इसका अर्थ हो सकता है, फिर पहचाने कि इसमें कहाँ ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे चले। जी सर। अगला क्वेश्चन बताओ। सिलो बताओ। सिलो बोलेगी नहीं, इसका अर्थ भी बताना है। चलिए, कौन बताना चाहेंगे इसका अर्थ और इसका सही आंसर क्या है? सर मैं बताऊं? ओके, विश्वजीत बताएंगे। बाकी बच्चे आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? देख के आए हो? इसका आंसर ए है। ए है, ओके। तो इसका असाधारण, इसका भावार्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं? भाव क्या, कैसे आपने समझा कि असाधारण का पार्ट है? हाँ सर, इसका भाव तो नहीं पता, पर मेरे पास वो बुक थी ना तो मैंने उसमें देखा था, मतलब दोपहर को जब मैं देख रही थी तो। चलो निधि तो ये कह रही है हाँ। सेलो, संगीता, बताओ आप लोग में से कोई। चलो विश्वजीत बताओ, क्या आपने समझा इसका भाव? ए होगा। हाँ, ये तो ठीक है, ए ही है, लेकिन क्यों ए होगा, कैसे आपने समझा इसका आंसर ए है? इसका जैसे कोई जैसे सर मतलब अपने ऊपर किसी ने अभियोग, मतलब किसी अभियोग किया तो उसका जो है उत्तर दिए बिना, मतलब सवाल का जो उत्तर दिए बिना अभियोग ना करना, मतलब किसी ने अभियोग उसको किया तो उसके सवाल दिए बिना मतलब अभियोग ना करना, ऐसा है। चलो एक क्वेश्चन है, या फिर ऐसे ही कोई भी अपराधी कब कहलाता है? जब अपराध सिद्ध हो जाता है, ठीक है। उसी के संदर्भ में आज भी ये प्रचलित है, ठीक है। आज भी जो है आपने यदि किसी कोई मूवी देखा होगा या बहुत सारे मूवी जो है इस पे बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी जो है वकील जो है अपने जो है
उसको अपराधी नहीं, किस नाम से उसको पुकारते हैं बताइए। जब तक अपराध मतलब सिद्ध ना हो ना सर, जब तक अपराध सिद्ध ना हो तो उसको अपराधी नहीं कहा जाता। हाँ, जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक जो है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अभियोग। मेरी आवाज रिपीट हो रही क्या क्या? नहीं भैया। हाँ, तो शायद आप लोग बाकी बच्चे म्यूट कर लीजिएगा, तब नहीं तो आवाज रिपीट होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि अभियोगम अनिस्त्रिय नैनम न प्लस एनम, ठीक है, प्रत्यभियोज्य, यानी जब तक किसी का अभियोग, ठीक है, जब तक उसका किसी का दोष या अपराध सिद्ध ना हो जाए, ना एनम सिद्ध ना हो जाए, तब तक प्रति अभियोजित, तब तक वो अपराध या अपराधी नहीं कहलाता है। ठीक, इसका भाव उसको अभियुक्त कहते हैं, उसको अभियुक्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो चर्चा है किसमें की गई है? याज्ञवल्क्य स्मृति के असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण में। ऑप्शन सर अभियुक्त क्या होता है? अभियुक्त जैसा मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष ने, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्लाइंट, किसी वकील का जो क्लाइंट है, ठीक है, जिसको बचाना है, या किसी जिसको जो है जैसे ए और बी दो लोग हैं, ए ने जे बी का मर्डर कर दिया, ठीक है, ए का कोई वकील बनेगा, वकील के लिए ए क्या हो गया? क्लाइंट है, क्लाइंट को हम अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त वो होता है जिसका अभी जज की तरफ से अभी तक उस पर कोई जो है मतलब उस पर धारा लगी हुई है, लेकिन अभी धारा सिद्ध नहीं हुई है, ठीक है, अभी वो जो है मुजरिम सिद्ध नहीं हुआ, उसके लिए एक शब्द है अभियुक्त। अभी उस पर अभियोग चलाया जा रहा है, जैसे ही अभियोग सिद्ध हो जाएगा वैसे ही वो अभियुक्त से अपराधी बन जाएगा। ठीक है, एक तरह का वकील का जो क्लाइंट है जिसके लिए वो वकील जो है केस लड़ता है, वो क्या कहलाता है? अभियुक्त कहलाता है। ठीक है, जैसे अभियुक्त की सारी जो है अपराध सारे धाराएं सिद्ध हो जाती हैं तो वो अभियुक्त से सीधा अपराधी बन जाता है, फिर उसको जेल हो जाता है। ठीक है, यानी अपराध सिद्ध होने से पहले तक वो अभियुक्त कहलाता है, सिद्ध जैसे हो जाएगा हाँ इसने मर्डर किया वो अपराधी कहलाता है। ठीक है, उर्दू में इसके लिए शब्द है मुवक्किल, मुवक्किल शब्द प्रयोग होता है। बिल्कुल, मुवक्किल जैसे हम कहते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे मूवीज में आपने देखा भी होगा, है ना। चलो, तो वही बात है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसकी बात की गई है और हमारे संविधान में भी जो है ये चीजें हैं, आईपीसी की धारा में भी बहुत सारे लगी हुई है सब चीजें। चलिए आगे चले, ये चीजें समझ में आया आप सभी को? कोई समस्या इसमें? चलो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया था। हाँ, कौन बताएंगे इस पे? भैया धर्मशास्त्र आएगा। धर्मशास्त्र बहुत सिंपल है। ठीक है, अर्थशास्त्र में बलवत्ता धर्मशास्त्र में स्थिति, यानी कि अर्थशास्त्र से जो है धर्मशास्त्र की स्थिति जो है बलवान होती है। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा जिसको ये गलत लग रहा था, ये ऑप्शंस, ये ईमानदारी से बताना कि जिसने ये धर्मशास्त्र के अलावा कुछ और चूज किया हो, मन ही मन। हाँ, कोई और है? कोई है या सबने अर्थशास्त्र ये वाला क्वेश्चन में धर्मशास्त्र ही चूज किया था? कोई बोलेंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले भी आया था। ये सेम क्वेश्चन है भैया, तो इसमें धर्मशास्त्र समझ में धर्मशास्त्री है। चलो अगला क्वेश्चन कौन बताएंगे? हाँ सर हम बताएं, वो हमारा वाईफाई बंद हो गया था। कोई बात नहीं, सिलू बताओ। हाँ, इसमें वो प्रमाण की बात करी गई है कि कितने प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। हाँ, तो क्या ऑप्शन होगा? उक्ति और साक्षी। हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में है। ठीक है, ये पहले हम लोगों ने फर्स्ट डे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है सबको? ये पहले भी हम लोगों ने कर रखा है। प्रमाण कितने प्रकार के याज्ञवल्क्य स्मृति मानते हैं, ठीक है, उसकी बात की गई। चलो इसको बताओ। और ये जो कोटेशंस देख रहे हो ना, ये आज के टाइम पे भी ये प्रूफ होता है। ध्यान से सुनना, इसको देखना। तो नहीं आ रहा तो सब हब में। सर मेरा तो कॉन्फिडेंस एकदम चला जा रहा है इसको सुनकर। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है आप लोग को। ठीक है, आपने आया है क्या होता है? आपने इसको पढ़ाया है क्या कभी और कहीं और? हाँ, मतलब कुछ बच्चे हैं पुराने बैच के, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, याद रखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन
ये भूमि आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या क्या शब्द प्रयोग किया गया है, और जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन को भी देखो। और ये क्वेश्चन आज के टाइम पे भी 100% फैक्ट आज भी चलता है। इसकी हिंदी बता दूंगा तो आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाओगे। सर एक क्वेश्चन सर, मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति का पूरा व्यवहाराध्याय पूरा लगा हुआ है? हाँ, व्यवहार अध्याय तो पूरा लगा, 307 श्लोक है टोटल। वही तो 7 ही है। पढ़ा है ना हाँ। मतलब बुक्स में। बात करेंगे उस पर, करेंगे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ चलो बताओ, कौन बताएंगे? सर मैं बताऊं? चल हाँ निक्की बताओ। पहला वाला विंशति। पहला वाला तो निक्की बताओ, इसको आज के संदर्भ में जोड़ के बताओ। जैसा कि कोई किसी ने अपनी भूमि दे रखी है किसी को कृषि के लिए, या अपना घर दे रखा है रेंट पर, अगर वो इंसान जो मालिक है उस जमीन का, वो 20 साल तक उसके पास ना आए किसी भी रीजन से, 20 साल तक बिल्कुल कांटेक्ट ना हो मालिक और जिसने ले रखा है रेंट पर वो जमीन को, उन दोनों के बीच में, तो ऐसा माना जाता है कि अब वो जमीन उस जो रेंट पर रह रहा है उस इंसान की हो चुकी और मालिक के हाथ अच्छा समझ गया समझ गया। यानी कि 20 वर्षों तक अगर कोई मालिक क्लेम ना करे तो जो लेनदार होता है उसकी जमीन हो जाती है। ओके बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भूमि, हाँ समझ में आ रही है चीजें? जी तो जी याज्ञवल्क्य स्मृति जब पढ़ोगे ना आप, ठीक है, तो बहुत सारे कॉमन चीज ऐसा है जो आप जानते भी हैं, ठीक है। बिल्कुल नियम कानून की तरह है, तो बिल्कुल फैक्चुअल चीज आपको पढ़ना है और उससे कोशिश कीजिए कि आज के टाइम में कैसे घटित कर सकते हैं। अगर आप कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे इसको और आज के संदर्भ में जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्ट इसमें कितना याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो देखो शब्द विशेष क्या है, पश्यतः ब्रुवतो भूमि, भूमि हानि, इसमें तो आपका नाम ही है भूमि, ठीक है। भूमि की हानि हो जाएगी कब? जब तक आप कोई किसी को जो है 20 साल तक आपको नहीं बोलेंगे किसी से, ठीक है, ये मेरी जमीन है, इस पर आप क्लेम नहीं करेंगे, वो जमीन आपके हाथ से छूट जाएगी, चला जाएगा जिसको आपने दिया है, ठीक है। ये चीज आज के टाइम पे भी घटित है। बच्चे समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया निक्की। जी भैया। भैया ये कौन से प्रकरण में है? ये प्रकरण व्यवहार में ही शुरुआत में ही मिल जाएगा। प्रकरण तो मुझे हाँ शुरुआत में ही है। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये चीजें ये जो बी वाला क्वेश्चन है ये आज के टाइम पे ये घटित है 10 कि नहीं? वर्ष होगा। अच्छा, तो इसका भावार्थ बताओ। जैसे वो मतलब भूमि के लिए 20 वर्ष था, ये धन के लिए है, तो इसमें 10 यानी वर्ष होगा। किसी दूसरे को क्या परेन भुज्यमानाय धनस्य, यदि किसी दूसरे व्यक्ति को आपने कोई धन दिया, कोई पैसा उसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यदि आप उसको 10 वर्ष तक वापस नहीं लेते हैं तो वो चीज आपका नहीं होता, ओके, जिसको आपने दिया उसी का हो जाता है, ठीक है। पता नहीं आज के टाइम पे ये होता है कि नहीं होता। आज के टाइम पे होता है क्या कि किसी को 10 साल तक अगर आपने पैसा दिया और लेना ही भूल गए तो वो पैसा क्या उसी का हो जाता है क्या? हाँ, मुझे लगता है आज के टाइम पे ये नहीं चलता होगा, नहीं तो लोग तो लेके भाग जाएंगे फिर। टाइम के लिए देता ही नहीं है। क्या आजकल इतने टाइम के लिए कोई देता ही नहीं है, नहीं तो बॉन्ड बनवा लेते हैं लोग, लिखवा सही लेते बात है, सही बात है। तो पहले के टाइम पे देखो 10-10 साल तक लोग दे के भूल जाते थे, इसलिए ऐसा नियम बनाया ही गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आया ना? ये पर्यन शब्द का मतलब दूसरे को भुज्यमाना, भोग करने के लिए अगर आपने दे दिया और भूल जाते हैं आप, ठीक है, धन संपत्ति कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो 10 वर्षों तक अगर आप उस पर क्लेम नहीं करते हैं तो वो धन आपका नहीं होकर उसी का हो जाता है, लेन देन। ये तो प्रॉपर्टी में होता है, अगर प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर हमने उसे पैसे दे दिए, फिर कुछ टाइम बाद अगर हमें वो नहीं लेनी हो तो हमें पैसे छोड़ने पड़ते हैं, हम नहीं ले सकते उससे पैसे वापस। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर में भी चलता है। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन बताओ, अरेंज करके बताओ, पहले कौन बाद में कौन। चलो ये कौन बताना चाहेंगे, देखते हैं किसमें। ये सर बताएंगे और ध्यान से, ऐसा गड़बड़ मत करना। सर ये अर्थशास्त्र जो है पहले आएगा, उसके बाद मनुस्मृति। अर्थशास्त्र पहले आएगा? नहीं एक सेकंड, भैया पहले वन है, पहला
पहले मनुस्मृति है, पहले हाँ ध्यान से पहले मनुस्मृति है, ध्यान से देखने के पहले लिए। मनुस्मृति है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, फिर मितक्षरा है, फिर अर्थशास्त्र है। अच्छा, अर्थशास्त्र बाद में, मितक्षरा पहले, ये कहना चाह रहे हो? तो यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, अर्थशास्त्र बाद में हो, मितक्षरा पहले, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। तो सर इसमें क्रम ऐसा होगा क्या? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मिताक्षरा और लास्ट में मिताक्षरा तो है ही नहीं, मिताक्षरा तो लास्ट में है बच्चा। सर अर्थशास्त्र हाँ बोलो वाला होगा इसका। कौन सा वाला? सेकंड। अच्छा सेकंड, पहले अर्थशास्त्र, फिर मनुस्मृति, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर मिताक्षरा, ये कह रहे हैं? हाँ सर, ये आंसर मैं बोलने वाला था सर, डाउट हो गया, मतलब नहीं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, ये आंसर वही बोलने था अर्थशास्त्र में। अच्छा, देखते हो चीज की तरफ जा रहे हैं, कोई और बताएंगे? नेहा, आप लोग का क्या विचार है? भैया ऑप्शन ए। अच्छा, विशाल ऑप्शन ए के साथ, विश्वजीत बी के साथ, निक्की बी के साथ है। फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन, नेहा भी इसमें है। हाँ खुशबू, दोस्त के साथ जाओगे या नहीं? खुशबू अपने दोस्त के साथ ही जा रही है। ये मुझे वही सही लग रहा है। देखो, चलो हाँ, कोई और अपनी विचार रखेंगे यहाँ पे? ये सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड है। अच्छा, सेकंड है। अब देखते हैं कौन किस पे भारी होता है। हाँ, अरे थर्ड और फोर्थ भी तो देख सकते हो, इसके बारे में तो सोच लो। हाँ भूमि? सर मेरे को फर्स्ट लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट लग रहा है, चलो भूमि। बाकी बच्चों जो रह रहे हैं वो क्या है, थर्ड और फोर्थ में जाएंगे आप लोग? फर्स्ट है, फर्स्ट। देखो फर्स्ट पे बच्चों की संख्या ज्यादा हो रही है धीरे धीरे, अभी तो कॉमन ही है, 4-4 ही है। और कोई? डिम्पल? भैया मिताक्षरा जो है ना, वो याज्ञवल्क्य स्मृति पे टीका है, तो वो याज्ञवल्क्य स्मृति से पहले तो नहीं हो सकती, बाद में ही होगी। ठीक है, तो ये सबसे बाद में, इसका तो कंफर्म है। अब जो मनु है वो चाणक्य और याज्ञवल्क्य से भी पूर्व के हैं, तो मनुस्मृति सबसे पूर्व होगी। और जब याज्ञवल्क्य है वो कौटिल्य से भी पूर्व है, तो ऑप्शन ए ही सही है। तो बच्चा लोग जो ऑप्शन ए के साथ थे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मिताक्षरा जो है 12वीं शताब्दी के लेखक जो है विज्ञानेश्वर, इनका समय 12वीं शताब्दी है। मनुस्मृति की जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, ऐसा पीवी काने साहब के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, जो पीवी काने हैं, इनका नाम आपने सुना ही होगा जीवन में कभी ना कभी। जी। इन्होंने ग्रंथ लिखा है धर्मशास्त्र का इतिहास, जो 5 खंडों में मिलता है। और इन्होंने क्या कहते हैं ये काव्य शास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ भी लिखा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, एक और है, कुछ छूट रहा है। भैया इतना ही पढ़ा था इनके बारे में, पढ़ा भी क्या था, इनकी पुस्तकें हैं तो इनको थोड़ा याद है इनका नाम। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत देश का सबसे सर्वोच्चम पुरस्कार क्या है, सम्मान क्या है? भारत रत्न। इनको मिला था। इनको मिला या नहीं मिला है? मिला होगा भैया, जब इतना काम किया है तो मिला ही होगा। पूरे संस्कृत स्कॉलर में एकमात्र ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, संस्कृत जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये 2016 में, एक बार 2014 में संस्कृत जीके में, मतलब पीएचडी एंट्रेंस में पूछा गया था। ठीक है, जो इनका जो ग्रंथ है ना धर्मशास्त्र का इतिहास, ये हर जगह काम आता है। बिल्कुल आएगा, ये हर जगह काम आता है। हाँ देखो, अब इसको समझो। मनुस्मृति का जो समय है पीवी काने साहब के अनुसार, ठीक है, देखो यहाँ पे इनका जो समय है ये 12वीं शताब्दी के। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, इनका जो समय माना जाता है दूसरी ईसा पूर्व। ठीक है, द्वितीय जो है ईसा पूर्व, इनका जो समय है जो है प्रथम ईसा पूर्व से लेकर तीसरे ईसा पूर्व तक माना जाता है। और अर्थशास्त्र का जो है लगभग 500 से लेकर 600 ईस्वी माना जाता है।
और मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति पे एक टीका ग्रंथ है जिनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। इस हिसाब से मनुस्मृति पहले, फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति, उसके बाद अर्थशास्त्र, तब जाके मिताक्षरा। ठीक है बच्चा, ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है सबको? और ये आपको भूमिका में जो भी आपके पास मनुस्मृति हो उसमें मिल जाएगा, याज्ञवल्क्य की स्मृति मिल जाएगा, सबका जो है काल आपको शुरुआत भैया इनको पहचानने के लिए ना, इनको पहचानने के लिए केवल बाहरी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, अंतः साक्ष्य भी इसके मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति से मनुस्मृति से नवीन है ना, याज्ञवल्क्य जी ने जरूर मनु जी के कोटेशंस को कोट किया होगा अपने ग्रंथ में। इसी तरह चाणक्य जी ने भी किया होगा, तो उससे भी अंदाजा हो जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ये चीजें याद रहेगा? कोई समस्या? सबको समझ में आ गया? हाँ बोलो बोलो सर। हाँ बोलो। ये मैंने तो अर्थशास्त्र में 300 ईसा पूर्व लिख रखा है और पढ़े रखा है। इनका जो बता रहे हैं आप क्या? मनु जी का अर्थशास्त्र नहीं, 3वीं शताब्दी नहीं होगा। नहीं, अर्थ 300 ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी कर लीजिए इसको, ईस्वी होगा वो। क्योंकि विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस, हाँ, उनकी जो रचना है 600 ईस्वी में है। ठीक है, तो उनसे पहले के वो राइटर रहे होंगे। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा निकी आप। चले आगे? जी ठीक है। चलो ये बताओ, ये कहना क्या चाहता है? जी भैया। हाँ, ये क्या कहना चाहता है? ध्यान से देखिए, इसका भावार्थ क्या है? नेहा बताओगे? यहाँ पे क्या भाग आएगा? क्या इसका अर्थ है? अशीति भाग क्या मतलब है इसका? कैसे समझा आपने अशीति भाग? क्योंकि संबंधक ऋण में कहा गया है कि अशीति भाग की वृद्धि होगी। मतलब आपने कहा ऐसा मैंने पढ़ा था। ओके, आप कोई और इसकी व्याख्या करना चाहेंगे कि वृद्धि स्यान मासी संबंध की? हाँ, क्या मतलब है? 8 भाग की वृद्धि होगी हर मास, हर महीने। तो यानी मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी से लिया, ठीक है, तो इसका ब्याज जो है आपको, संबंधक का मतलब ब्याज होता है, बंधक। ठीक है, जो ब्याज लगेगा, जितना पैसा आपने लिया है उसका 1/80 वाला जो भाग होगा, हर महीने जो है उसकी वृद्धि होते हुए चली जाएगी। यानी हर पहले मंथ में 1/80, दूसरे वाले में इसे जो है हर महीने वृद्धि होते हुए इसका ब्याज चलता चला जाएगा। तो अशीति भाग जो है, ठीक है, इसमें जो है कहा जा रहा है कि जो भी आपने ब्याज लिया है, ठीक है, उसका हर महीने जो है मास में 1/80वां भाग जो है वृद्धि को प्राप्त होते हुए चला जाएगा। जैसा आपने सुना भी होगा कि जो ब्याज चलता है मूलधन से, हमेशा एक टाइम पर आता है कि 100 रुपये आगे चल के सीधे 1000 रुपया मूलधन बन जाता है। तो चक्रवृद्धि इत्यादि ब्याज आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अशीति भाग क्लियर है? आगे चले भैया। अशीति का अर्थ क्या होता है? अशीति 80, 1/80 भाग। हाँ, 1/80। हाँ, 80वां भाग। 80वां भाग किसी भी चीज का, जो जैसे दूसरा भाग कहते हैं ना, 1/2, ठीक है, किसी भी पार्ट का जो है दूसरा भाग, तो 80वां भाग जो होगा ना, वो उसकी संदर्भ में कहा जा रहा है। ठीक है, 80वां टुकड़ा कह लो, खंड कह लो, वो। हाँ, ये समझ में आया? तो समझ गया भैया। चलो अगला कोटेशन बताओ बच्चा, ये क्या क्वेश्चन कहना चाहता है? इसका भावार्थ क्या है? अभी जीएसटी कितना लगता है, उसी की बात यहाँ पे भी है।
अच्छा, कितना कितना है? 14%। 14% या 18%? 18। 18 सर। 18 और दो, चलो किसी की बात यहाँ पे भी है, एक ऐसे जीएसटी की बात की जा रही है यहाँ पे भी। चलो आप इसको समझ के बताओ कि क्या कहना चाहते हैं। 10 और 20% का दे रखा है ना। सर मैं बताऊं इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है बताओ मुझको। कि जो सूद पर धन लेकर जंगल में जाता है ना, उसको तो 10% देना चाहिए, और जो समुद्र में जाता है उसे 20% देना चाहिए। हाँ, यदि कोई जो है आपसे पैसा लेकर या किसी से पैसा लेकर सूद पे, ठीक है, ठीक है, कांतार गास्तु यानी जंगल विशेष में जाके व्यापार करता है, तो उसको जो है 10 कम भाग यानी जो है 10% जो है उसको सूद देना पड़ेगा उस पैसे पे। या फिर समुद्र में जाकर जो है कोई व्यापार करता है उस पैसे से, तो उसको 20% जो है ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा कहाँ पे वर्णन है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में वर्णन है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? समझ में आ गया? जी भैया। अगर हाँ क्या भूमि बोलो। अगर जंगल जाएगा तो 10% उसको ब्याज मिलेगा, और समुद्र में जाकर के व्यापार करेगा तो 20%। 20% ब्याज देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं उसको। मान लीजिए भूमि आपने पैसा लिया किसी से और आपने कहा कि नहीं मैं जंगल में जाके व्यापार करूंगा, तो जितना पैसा दिया है, ठीक है, अगर जंगल में व्यापार करोगे तो उस पर 10% जो आपको ब्याज लगेगा, सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, यदि समुद्र में जाके व्यापार करते हैं तो 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, कस्टम ड्यूटी बहुत सबसे ज्यादा ड्यूटी लगता है ना, कस्टम ड्यूटी। तो कोई चीज आप बाहर से मंगाते हैं, समुद्र के रास्ते से आते हैं, तो उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा लगता है। किसी राज्य के बीच में जीएसटी बहुत कम लगता है 18%, ठीक है, लेकिन कस्टम ड्यूटी 200% 300% चला जाता है। तो देखो आज भी वही चीज है, बस संदर्भ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? आगे चले। चलो बच्चा ये बताओ, अगला जो क्वेश्चन है इसका भावार्थ भी बताना है और सही आंसर भी बताना है। क्या होगा? शब्द को देखो, ठीक है, अपने आप इसका आंसर निकल जाएगा। क्या क्या शब्द इसमें दिया जा रहा है? उपनिधि होगा सर। उपनिधि। उपनिधि। तो इसका भावार्थ बताओ सिलू। हाँ, इसमें ना मतलब वो मतलब जैसे धरोहर के रूप में देते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि जब किसी घट आदि मतलब पात्र में बिना किसी रूप संख्या के सूचित करे बिना किसी को दिया जाता है कि इसकी रक्षा करनी है, तो वापस उसी हाल में उसको लौटाना होता है, वो उपनिधि कहलाता है। जैसे आपने मृक्षकटिकम पढ़ा है सभी ने, उसमें तो कहानी पता ही होगा। जी भैया, है ना? तो उसमें इसको हम सामान्य भाषा में धरोहर बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में, ठीक है, चलो इसको पढ़ो विशाल। जी भैया, पढ़ो। याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारं रिक्ते स्थाने कः शब्द उपयुक्तः? वासनस्थानमाख्यः हस्ते न्यस्य यदर्पयते द्रव्यं प्रतिदेयं तथैव तत्। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, हस्त यानी किसी हाथ में या हाथ पर, ठीक है। अनाख्याय, आख्याय का मतलब क्या होता है और अनाख्याय का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ बच्चा। अनाख्याय या फिर आख्याय आख्याय यानी कहना। हाँ, उसी में जो अन लग गया। अनाख्याय बिना बताए हुए, हस्त हाथ में या हाथ पर, अन्य कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा, वासनस्थ यानी हाथ पे रखते हुए, ठीक है, कि ये लो जो है मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, इसको संभाल के आपको इस द्रव्य को संभाल के रखना है। और बिना अनाख्या, बिना बताए कि इसमें क्या है, कितना पैसा है, कितना नहीं है, वो कुछ भी नहीं बताता, बस एज इट इज जो है वस्तु को दे देता है कि आप इसको संभाल के, आपके मैं आपको दे रहा हूँ, उसको क्या करना है, आपको संभालना है। प्रतिदेयम तथैव तत्, तथैव उसी प्रकार से, जब प्रतिदेयम वापस यदि कोई मांगने आता है व्यक्ति, तो तथैव उसी प्रकार से उसे लौटाना भी पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है?
ये उपनिधि या फिर औपनिधिकम, दोनों एक ही नाम है। या तो ये ऑप्शन आ जाए या ये आ जाए, एक ही नाम है बच्चा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? किसी को भी कोई समस्या इस कोटेशंस में? नहीं भैया। सर ये जो क्वेश्चन पेपर है ना सर, आप है ना क्लास के बाद है ना इसका पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में? हाँ मैं भेज दूंगा, जितना भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है ना सब भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो और कुछ इसमें समझ में आया? कोई समस्या है इसमें? आगे चले। चलो बच्चा, ये साक्षी नास्ति, देखो इसको कौन बताएंगे? निक्की बताओ। हाँ जी। स्त्री बालक सर स्त्री वाला है। स्त्री वाला ही। अच्छा, ये बाकी सब जो है ये कौन है? ये साक्षी होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, तो निक्की बताओ इसका क्या अर्थ है? रिजम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सर? ऋग्वेद का क्या था? ऋग्वेद का ज्ञाता नहीं। हाँ बताओ सुजाता, जो बता रहे थे आप। यहाँ पे स्त्री बालक होगा। स्त्री वाला होगा, ठीक है, ये साक्षी नहीं है, लेकिन इसमें ये सब तो चलो समझ में आता है। ये ऋजवः शब्द का भाव क्या है? सर ऋजवः सरल। सरल क्या है? सरल जो मधुर स्वभाव का होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ऋजवः, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी लोग क्या साक्षी बन सकते हैं किसी भी विवाद में, लेकिन स्त्री या बाल, जो बालक है, छोटा बच्चा है, वो किसी भी विवाद में साक्षी प्रकरण में का पार्ट है, उसमें साक्षी नहीं बन सकते हैं, ठीक है बच्चा। और भी है जो साक्षी नहीं बन सकते आगे। भैया बालक का तो समझ में आया, लेकिन स्त्री क्यों नहीं बन सकती? स्त्री में भी कई प्रकार की स्त्रियों का वहां पे वर्णन करते हैं कि कुलीन स्त्री हो या फिर जो व्यभिचारी स्त्री हो ना, वो नहीं बन सकती है, ठीक है। पहले का समाज जो स्त्रियों को स्त्री प्रधान नहीं था ना, आप सबको पता ही होगा, उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, इसलिए उनको नहीं मानते थे एज ए प्रूफ के रूप में। चलो आगे। ऋजवः मधुर बोलने वाला, ये कहाँ से साक्षी? सरल स्वभाव, जिसका जो नेचर जो है बहुत अच्छा है, जो हमेशा सत्य बोलता हो, ठीक है, वो सब ऋजवा के अंतर्गत है। या कोई जो आप्त पुरुष हो, ठीक है, या किसी अच्छे पोस्ट में बैठा व्यक्ति हो, गणमान्य व्यक्ति हो, उन सब के लिए ऋजवा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ क्लियर है बच्चा? आगे चले। जी भैया। इसमें बताओ, हाँ ये बताओ क्या होगा, सबका अर्थ भी बताना है। क्या सोच रहे हो? तो उन्मत्त नहीं होगा, साक्षी नहीं बन सकता। कौन नहीं हो सकता? सर मत्त उन्मत्त जो लिखा है ना, वो साक्षी नहीं बन सकता। अच्छा ये नहीं होगा, ओके, बाकी सब होंगे साक्षी। सर वृद्ध शिति, सर ये भी नहीं होगा। अच्छा ये भी नहीं होगा, ओके। वैसे सी भी नहीं हो सकता। सी भी नहीं हो सकता, और डी भी नहीं होगा सर। अच्छा डी भी नहीं होगा। चलो क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब बताओ। खुशबू पहले शब्द पहला जो ऑप्शन है इसका मतलब बताओ। हाँ खुशबू। पहला वृद्ध के बारे में बताया गया ना कि वृद्ध नहीं हो सकते साक्षी। वृद्धो अशीति का अवरह, यानी जिनकी आयु जो है 80 साल या उससे अधिक हो गया है, ऐसे बुजुर्ग जो है कभी भी किसी भी विवाद में साक्षी नहीं बनते, ऐसे याज्ञवल्क्य की स्मृति कहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ नेहा बताओ, ये इसका क्या मतलब है? किताबो अक्ष देवी, आपने पढ़ा भी है ये सूत्र विशेष।
ज्वारी के लिए कहा गया? जो जो ज्वारी हो, जो बहुत अधिक जुआ खेलता हो। हाँ, वो कभी उनको भी साक्षी नहीं साक्षी बन नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ मत है मतलब मत है क्या मतलब है? जो मंद बुद्धि हो, पागल हो, मूर्ख हो, वो कभी भी जो है किसी विवाद में साक्षी नहीं बन सकता है। तीसरा बताओ, अविश्वस्त अभियुक्त, अर्थात किसी की हत्या में, ब्रह्म इत्यादि हत्या में वो कोई व्यक्ति पहले से उस पर केस दर्ज है, ठीक है, वो कभी भी जो है साक्षी नहीं बन सकता, ठीक है। और चौथा जो है रंगावतारी चारण, पाखंडी जो हो, अलग अलग उसका जो है विचार हर क्षण पे बदलता रहता हो, पाखंड करता हो, धूर्त हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति भी जो है कभी भी जो है साक्षी नहीं बन सकता। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ए बी सी डी, ठीक है, चारों जो है साक्षी नहीं बन सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। जी भैया। चलो, दिव्य प्रयोग न भवती किमस्ति, बताओ कौन सा होगा इन चारों में से? दिव्य प्रयोग कौन सा है, कौन सा नहीं है? सोच। आकाश डी आकाश। आकाश। चलो तो ये बताओ, तोला किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दिव्य प्रयोग आपह किसके लिए, विषह किसके लिए? ये समझ में आया? दिव्य प्रयोग होता है क्या, ये बताओ। और ये चीज आज के टाइम पे भी मतलब किसी न किसी रूप में प्रयोग होता ही है, गांव देहात में भी। हाँ, जब पराजय होने वाली हो, दिव्य प्रयोग पराजय, ओके। यदि कह रही हूँ जब पराजय होने वाली हो, ऐसा लगे कि अब तो हम बस हारने ही वाले हैं, तो तब इनका ये जो कुछ बता रखे हैं 5 चीजें तुला से कोष तक की, इनका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम दिव्य प्रयोग कहते हैं। आपने ये लोक में जरूर सुना होगा कि चल इसका कसम खा के कसम खा के तूने ये काम नहीं किया है, सुना है ना कि इसके कसम खा। तो एक प्रकार का वो दिव्य प्रयोग ही था। तो पहले जो है लोग अग्नि में, यदि तुमने ये काम नहीं किया होगा तो तुम अग्नि में प्रवेश तुमको कराएंगे तो तुम जलोगे नहीं। यदि तुमने अपराध नहीं किया होगा, झूठा अपराध तुम्हारे ऊपर किसी ने लगाया, तुम जहर खा लो, ठीक है, तो तुम बच जाओगे। ये तुमने उस प्रकार का अपराध नहीं किया हो तो। ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट वहां पे याज्ञवल्क्य की स्मृति में दिया गया है। इसी में जो है दिव्य प्रयोग के कोष का क्या अर्थ है फिर? कोष कैसे दिव्य प्रयोग में आता है? अब उतना तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है। सर तुला के बारे में बता दीजिए। तुला का भी मैंने देखा नहीं कि तुला का किस रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं दिव्य प्रयोग में। मैंने 3-4 का देखा था। विष का आपा वाले में क्या था कि यदि तुमने अपराध नहीं किया तो तुम्हें बहुत गहरे पानी में डाल दिया जाएगा, तो यदि तुम अपराधी नहीं होगे तो तुम बच जाओगे। ऐसे अलग अलग संदर्भों में है। तुला का कोष का मैं देखूंगा तो बताऊंगा आप लोग को कि तराजू का। हाँ सर, नीचे निसरा दे रहा है। क्या 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 कर विश्वजीत? जी सर, वो जो एक दंड ये नीचे जो दिया गया हुआ है ना, वो तुला जैसे एक प्रकार का दंड जो है ना, दंड के जैसे मेलनम करो ना, तुला जो ना, ये अगर मैचिंग किया जाए तो ये एक दंड हो जाता है। चलो मैं देख के बताऊंगा तुला और कोष का कि किस संदर्भ में ये तुला और कोष दिव्य प्रयोग में बन सकता है। हाँ, ये इस क्वेश्चन तो में मतलब लगभग मिल रहा है। इस हिसाब से दिव्य प्रयोग कौन सा नहीं होगा बताओ? ये आकाश नहीं होगा सर। आकाश नहीं होगा। हाँ चलो अगला देखो यहाँ पे। चलो मैचिंग करके बताओ कौन सा वर्ण के लिए कौन सा जो है दिव्य प्रयोग किया जाता था सर। इसमें जो है ना, तुला जो है ना, स्त्री, बाल, वृद्ध, अंध, पंगु। इसको ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं कि सामने है, ऐसा नहीं वो सीधे सामने है। जी सर, ये गलती मत करना सर। ये जो अग्नि जो है बारी बारी से कोई एक चलो सिलो एक क्वेश्चन बताओ, तुला का बताओ सर। इसका वो फर्स्ट वाला ही है, स्त्री वाला वृद्ध वाला। चलो निक्की बताओ दूसरा। अग्नि का है सर, अग्नि का नहीं याद मुझे, चौथे का याद है। नहीं अच्छा चलो बताओ फोर्थ बताओ। रुद्र। ये फोर्थ वाला कौन सा? ओके हाँ खुशबू, अग्नि और जल में से कोई एक बताओ। अग्नि का
क्षत्रिय। अग्नि का क्षत्रिय। और जल का? जल का वैश्य लास्ट। लास्ट में, ठीक है। तो ये जो है दिव्य प्रयोग अलग अलग वर्णों के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तुला का जो स्त्री हो, बाल हो, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, अपंग हो या कोई रोगी हो, ठीक है, उनके लिए जो है तुला का किस संदर्भ में है हुआ मैं देखूंगा, व्याख्या पढ़ूंगा तो, ठीक है। चलिए, यहाँ समझ में आया? सर ऊपर में जो हमने क्वेश्चन किया ना उसके साथ लगभग ये मतलब मिला जुला ही है। जैसे तुला जो है ना अग्नि, हाँ, इस संदर्भ में मैंने बोला। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, ये बताओ, ये जो कोटेशन देख रहे हो क्या कहता है? भावार्थ क्या है और किस ग्रंथ में वर्णन होगा? ये अर्थशास्त्र में भी हो सकता है, मनुस्मृति में भी हो सकता है, जरूर नहीं कि याज्ञवल्क्य में ही हो, कहीं भी हो सकता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो सही उत्तर तक जा सकते हो। याज्ञवल्क्य का हो सकता है। अभी हम विष की बात कर रहे थे, जरूरी नहीं है सर, हम विष की बात कर रहे थे ना अभी दिव्य प्रयोजन में। हाँ, कर तो रहे थे। तो सही पकड़े हैं आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग विष की बात कर रहे थे ना कि त्वम विषः ब्राह्मण पुत्र सत्य धर्म वस्थिता, क्या मतलब है? मतलब ब्राह्मण के पुत्र को विष आदि जो है ना वो दिया नहीं जाता है, ऐसा नहीं, ये अर्थ तो नहीं है सर। इसमें कह रहे हैं कि आप मतलब ब्राह्मण पुत्र सत्यवादी हैं। हाँ। फिर कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर मतलब ये मतलब अभी श्राप लगाया जा रहा है उससे मेरी रक्षा करें। और क्या था? अब विष से क्या बन जाए? अमृत हो जाए। हाँ, अमृत बन जाए। ये जो है यहाँ पे कोई जो है अभियुक्त जो हो, जो अपराधी होगा या अभियुक्त होगा, वो याचना करता है, ठीक है, इसको कहता है, ठीक है, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, सत्य धर्म में है, सत्यवादीना है, ठीक है, और मेरे ऊपर जो अभी सापात जो मेरे ऊपर जो है ये जो है अपराधी होने का जो है, ठीक है, लालचन लगा है, उससे आप मेरी क्या करें? भवा में यानी मेरी जो क्या करें, ठीक है, सत्य के द्वारा रक्षा करें, और आप क्या हो जाए मेरे लिए वो जहर जो है अमृत के समान हो जाए। ये किसमें वर्णन होगा? याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। क्लियर है बच्चा? ऐसे ही जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर अग्नि हो जाए तो क्या होगा? किस ग्रंथ में वर्णन होगा? याज्ञवल्क्य। तो इसी प्रकार से ये जो 5 आपने दिव्य प्रयोग देखा है ना, इन 5 से संबंधित कोटेशन आपको मिलेगा। हर कोटेशन को याद तो नहीं कर पाओगे, लेकिन शुरुआत में कोई शब्द विशेष को देखकर इजिली पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पे विष है, वहां पे अग्नि हो जाएगा, तुला हो जाएगा, जल हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? नहीं सर। चलो अंतिम 2 क्वेश्चन, चलिए बताओ ये क्या है? आज के टाइम पे भी इसे आप घटित कर सकते हैं। इसमें सर्वम आएगा। सर्वम आएगा मतलब क्या है फिर? इसमें ना वो धन के विषय में है कि अगर किसी को धन प्राप्त होता है ना तो वो राजा को लाके देता है। हाँ, यानी किसी विद्वान को, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत प्राचीन कालीन कोई मूर्ति मिलता है, ठीक है, या कोई सिक्का मिलता है, ठीक है, बहुत प्राचीन, तो वो किसका होगा ये बताओ? उसी जिस इंसान को मिला उसका होगा या फिर सरकार के पास चला जाएगा, राजा के पास चला जाएगा? ये बताओ। राजा के पास चला जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि यदि किसी विद्वान को निधि कोई धन संपत्ति प्राप्त होता है तथा उससे कि अंतः किसको दे दिया जाता है या कि कौन ग्रहण कर लेता है, कितना ग्रहण, सर्वम सब चीज उसे लौटाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आज के टाइम पे भी घटित होता है। ये कोई बहुत प्राचीन संस्कृति का कोई या धरोहर मिलता है तो सरकार को वापस देना पड़ता है, ठीक है। कोई सा भी पार्ट हम उसे एक छोटा सा पार्ट भी रख नहीं सकते अपने पास, ठीक है बच्चा। ऐसे भी इसको चीजों को कोशिश कीजिएगा, चाहे मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो या कौटिल्य अर्थशास्त्र,
कोशिश करेंगे कि यदि आप उसे एज ए ट्रिक के तौर पे या वर्तमान संदर्भ में जोड़ के याद रखोगे, कर सकते हो, करने का कोशिश करना। ठीक है, उसी प्रकार से अगला जो कोटेशन इसमें देख रहे हो, इसका क्या भाव है? कौन बताएंगे इसको? भैया इसका भाव ये है कि अभियोग के पक्ष से, अभियोग के मतलब जिस पर अभियुक्त है, यदि तो उसका है अभियुक्त उसका ये अपराध साबित होता है तो उसके राजा को कितना दंड देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे जुर्माने की बात हो रही है, जैसे कि आज भी होता है ना कि किसी का अपराध यदि साबित हो जाता है तो उसको जुर्माना देना होता है, इतने रुपए का जुर्माना है। तो ये वो तो मुझे लगता है। अच्छा चलो, कुछ आपने कोशिश किया। हाँ, कोई और बताएंगे? सर अभी को अपहन्ने जो ना, ये सर अभियुगस्य अपहन्नवे, इस अपहन्नवे का मतलब इसका मीनिंग, अपहन्नवे का मतलब प्रूफ हो जाना। यदि आपने किसी चीज, कोई आपने अपराध किया, कोई धन चुराया है आपने किसी का, ठीक है, अगला व्यक्ति आपके ऊपर केस जो है दायर कर देता है, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वो अपराध सिद्ध हो जाता है। अभियोगस्य अपहन्नवे, अपहन्नवे का मतलब सिद्ध हो जाना, प्रूफ हो जाना, अपराध का सिद्ध हो जाना। तब इस स्थिति में कियत धनम राज्ञ ददात, तो इस स्थिति में कितना धन जो है राजा को देना चाहिए, कितना धन राजा जो उससे लेता है। ठीक है, यदि जो आपने जो है जो भी अपराध किया वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने मेरा जो है पैसा चोरी किया है या इस वस्तु को जो है इसने चुराया है, तो ये जो है सिद्ध हो जाने पे जो है जितना उसने चुराया तो उतना धन उसको वापस देना पड़ता है। इस हिसाब से क्या होगा? कौन सा ऑप्शन? अभियोग, लास्ट वाला सर, अभियोग समम। 100 रुपया जितना, मतलब यदि 100 रुपया चुराया है, 100 रुपया का उसने किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर लगाया कि इसने मेरा 100 रुपया चुराया है, तो 100 रुपया ही आपको लौटाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि मिथ्या अभियोग, यानी मान लीजिए कि जो आपने सामने वाले व्यक्ति पे केस किया और वो अपराध सिद्ध नहीं हो गया, आपने झूठ मूठ का इसके ऊपर केस लगा दिया कि इसने मेरा 100 रुपया चुराया है। ऐसी स्थिति में राजा फिर झूठे व्यक्ति के खिलाफ कितना पैसा वसूलेगा? चतुर्गुणम या डबल दुगना वसूलेगा जिसने झूठा इल्जाम लगाया है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन उसमें दिया हुआ है। तो इस वाले में अपहन्नवे का मतलब है कि अगर सिद्ध हो जाता है तो जितना उसने चोरी किया उतना लौटाना पड़ेगा, सिद्ध नहीं होता है, मिथ्या भी योग्य बनता है, तब दुगना धन देना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चा, हाँ बोलो। जैसे एक होता है अपनुति अलंकार, तो अपनुति मतलब होता है छुपाया हुआ या छुपाना किसी चीज को। तो अपनुति का मतलब ये नहीं होगा कि जो चोरी, छुपाना इट मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं चोरी करना, तो चोरी किया हुआ जो धन है। हाँ, चोरी किया हुआ धन यदि सिद्ध हो जाता है उस स्थिति में कि जितना आपने चुराया है और वो कोर्ट कचहरी में प्रूफ हो जाता है कि हाँ हम इसने, जिसे आज की भाषा में जुर्माना बोलते हैं। जुर्माना, हाँ जुर्माना बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, उसी में उसी कोटेशन में नीचे भी लिखा हुआ रहेगा आपको मिथ्या अभियोगी, इस कंडीशन में जो है 4 गुना आपको देना पड़ेगा, सॉरी 2 गुना देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ना कैसे है? टोटल 307 कोटेशन है, 307 कोटेशन है, तो पूरा कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इम्पोर्टेंट कोटेशंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बनाया जा सकता है, ऐसे कोटेशंस को जो है ध्यान में रखा जा सकता है। नहीं तो पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो एक काम कर सकते हो, कम से कम